नमस्कार सभी अभ्यर्थियों को। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। और प्रतिज्ञा बैच के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एप्लीकेशन पर आप लोगों की पहली क्लास है। थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी कि आज क्योंकि फर्स्ट क्लास थी तो थोड़ा लेट हुई है, डिले हुई है ना। तो चलिए बच्चों, आज थोड़ा सा हम आपस में एक कन्वर्सेशन करेंगे ताकि मैं आपकी कुछ बातों को समझ पाऊँ। और हमारा जो टॉपिक है जीडीपी जीएनपी उसको भी हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो फाउंडेशन बैच आप जहाँ पर इनरोल हुए हो प्रतिज्ञा बैच में, यहाँ हम किस किस विषय में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा आपसे करूँगी। देखिए, जब हम रहते हैं एप्लीकेशन पर तो हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, है ना। यूट्यूब पर रहने की अपनी अलग एक लिमिटेशन होती है, यहाँ अपनी एक अलग फ्रीडम है ना। समझ रहे, फ्रीडम इन द सेंस कि जो एप्लीकेशन पर क्लासेस होती हैं वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होती हैं स्टूडेंट को। हालांकि यूट्यूब पर भी होती हैं पर वहाँ पर एक ओपन एंट्री रहती है, तो एनीवन कैन इन एनीवन कैन आउट, है ना। यहाँ भी जा सकते हो और आ सकते हो आप, बट यहाँ पर वही बच्चा आएगा जिसने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है जी। तो देखेंगे, मैं जो जो बातें बताऊंगी उन पे थोड़ी सी चिंतन करेंगे, उन उन चीज़ों पे थोड़ा सा मनन करेंगे। पहली बात तो आप सभी को फाउंडेशन बैच में एंट्री होने की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चे। और आज यहाँ पर जो डेट है वो है 20 जनवरी, 20 जनवरी, है ना। तो इस 20 जनवरी में आज हमारी ये पहली क्लास हो रही है ना। सारी बातों पर चर्चा करूंगी कि कैसे आप टेलीग्राम से जुड़ते हैं, कैसे वहाँ प्रश्न पूछते हैं, कैसे हम अपने सिलेबस को करेंगे, क्या मेरी रणनीति रहेगी, कैसे मैं आपसे और आप मुझसे कनेक्ट होंगे, है ना, या सभी अध्यापकों से कनेक्ट होंगे। तो ये वाली बातें अभी मैं वन बाय वन करके सब पर एक चर्चा कर लेती हूँ। ठीक है जी। ठीक है, क्योंकि सबके कमेंट लेना इट इज़ नॉट पॉसिबल भाई। मेरी मेरी मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आप सभी के जो ये आ रहे हैं इतने सारे कमेंट है ना, सभी चिंताओं को मैं एकदम से ले लूँ। धीमे धीमे करके आपको मेरी वाइब्स मैच होंगी, मुझे आपकी, और सारी बातों पर हमें पता चलेगा। ठीक है जी। जो बच्चे टेक्निकल ग्लिच को महसूस कर रहे हैं, है ना, वो बताएं यदि किसी प्रकार का कोई देखने सुनने में कोई दिक्कत हो। आप लोगों को ये सबके मैसेज दिखाई नहीं देंगे, मुझे सबके दे रहे हैं। सबके जो भी बच्चे यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं सबके विजिबल है, बट आई कैन नॉट रीड ईच एंड एवरी मैसेज, राइट। चलिए बच्चों, देखो थोड़ी सी बात कर ले, पहले मेरी बातें सुनो फिर मैं तुम्हारी सुनूंगी, ऐसी बात बनेगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे क्या है कि प्रतिज्ञा बैच पेड बैच है। ठीक है जी, पेड बैच है, यानी कि यहाँ पर आप सभी ने एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया है। तो यानी कि जब आप कहीं पर एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं तो आप थोड़े गंभीर अधिक हो जाते हैं, यानी आप सीरियस कैटेगरी में हैं, आप सोच रहे हैं पीसीएस को क्वालिफाई करना। ठीक है जी, पीसीएस को क्वालिफाई करना, यानी कि आपने अपना पहला जो चरण था वो आगे बढ़ा दिया। पहले फेज में आप एंट्री हो गए, और पहला फेज यही है कि इट इज एग्जाम ऑफ वेरी सीरियस काइंड ऑफ नेचर, राइट। बहुत गंभीर तरीके की परीक्षा है, ऐसे नहीं कि कहीं भी 2 दिन पढ़ लिए, 1 दिन पढ़ लिया, आधा पन्ना पढ़ लिया, है ना। ये सारी चीजें ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ पर। बाकी जगह चल जाता है, यहाँ नहीं चलेगा, है ना। बाकी जगह भी नहीं चलता आजकल, तो कोई भी आप वनडे एग्जाम भी दे लो उसकी अलग अपनी गंभीरता है, और वो उस गंभीर नेचर का पेपर बनता है जिसको कि कोई भी ऐसे ही क्वालिफाई नहीं कर लेता। समझ रहे मेरी बात को? पढ़ना हर जगह पड़ता है। अब यहाँ पर देखें कि मैंने कहा कि गंभीर, यानी आप पहले चरण में आ गए, पहले चरण में। अब यहाँ आप यानी कि ट्रैक पे चढ़ गए, ये आपका बच्चे ट्रैक है। ठीक है, मंजिल बड़ी दूर है, ये है जी मंजिल, ये क्या है, ये है जी मंजिल, है ना। अब इस मंजिल तक पहुंचने में किसी किसी बच्चे को जो है 1.5 साल लग जाएगा, 1.5 साल, घंटा नहीं, है ना। हो सकता है किसी को 1 साल भी लग जाए, ऐसे भी हो सकते हैं। किसी को 1.5, किसी को 2, किसी को 2.5। और मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, किसी को 3, किसी को 4, और हो सकता है कि कोई कभी भी ना पहुंचे। आई एम नॉट डूइंग डिमोटिवेटिंग, मैं वो नहीं कर रही हूँ। बट यहाँ केवल इस ट्रैक पे चढ़ के अगर आप आगे नहीं चलोगे, है ना, अगर आप आगे नहीं चलोगे तो आप कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, नेवर। एक और है, एक और है,
कि हो सकता है कि किसी को रास्ता ही ना पता हो सकता है कि किसी को रास्ता ही ना पता हो, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। आवाज में किस तरीके की भाई दिक्कत हो रही है वो बताओ मुझे, है ना, किस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट मैं दोबारा ऑन कर लेती हूँ। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए आप कि अब ठीक चल रहा है, अब ठीक चल रहा है। ओके, ओके, अब ठीक चल रहा है बच्चे। यहाँ पर देखेंगे, मैंने कहा कि आप हमारे साथ चल करके मंजिल तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ में आपके गाइड हैं। ये जो गाइड हैं, ये जो मार्गदर्शक हैं, ये आपका केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको हाथ पकड़कर यहाँ तक छोड़ के नहीं आ सकते। समझ रहे हैं? यहाँ पर छोड़ कर नहीं आ सकते। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप ध्यान देखिएगा, मैंने कहा हम केवल आपको इस ट्रैक पर चढ़ करके चलने का रास्ता बता सकते हैं। हम आपको एकदम गोद में उठा करके यहाँ पर छोड़ के नहीं आएंगे, यहाँ पर छोड़कर नहीं आ सकते। ठीक है, ओके जी। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने कहा आपने पहला मुकाम जो है अपना शुरू कर दिया। अब आप अपनी स्टडीज को शुरू करिए। स्टडीज को शुरू करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जैसे जैसे आपके अध्यापक बता रहे हैं वैसे वैसे करते हुए चलिए। ठीक है, वैसे वैसे करते हुए चलिए, है ना। वो आपको ये कहें कि आप जो हैं कल जो मैंने आज पढ़ाया, मान लिया आज मैं अभी जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, मैंने कहा आप इसको कल पढ़ के आना। आप इसको केवल इसी को, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। अभी अभी आप उस हालत में नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ वो हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया, हमें उनको भी लेकर के चलना होगा साथ में। मैंने कहा केवल इतना रिवाइज करके आना, रिवीजन करके आना। और आपको बताते चलूं कि आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, इस लेवल की होनी चाहिए कि यदि आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो आपको उसके हर डायमेंशन क्लियर होने चाहिए। यदि मैं कहूं कि चलो लिख के दिखाओ तो आप लिख के दिखाएं। मैंने कहा कि एमसीक्यू मैं इसमें से पूछ रही हूँ, जैसे मेरी आदत रहेगी कि पढ़ाते पढ़ाते एक दो एमसीक्यू में वही उसी टॉपिक से आपको पूछते चलूंगी, तो यू हैव टू गिव द आंसर, राइट। आप मुझे उत्तर देंगे, आप मुझे उत्तर देंगे। यदि उत्तर नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको जो है, हो सकता है मैं नाम लेके भी डांट दूं, हो सकता है कि मैं आपको ग्रुप में भी डांट दूं। भाई अगर आप इतना अधिकार हमें देंगे धमकाने का, समझाने का, डांटने का, तो हम फिर ये समझेंगे कि ये बच्चे पूरी तरीके से हमारे सुपुर्द हो गए, ये बालक पूरी तरीके से क्या हो गए, सुपुर्द हो गए। तो इसलिए अब हम इनको आगे लेके, हमारी जिम्मेदारी, हम इनको आगे लेके चलें। ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर अभी हो सकता है जो जो टेक्निकल चीजें आपकी आ रही होंगी, हो सकता है कुछ बच्चे अभी टेलीग्राम से ना जुड़े हों। ठीक है जी, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो अभी ये जो क्लास चल रही है लाइव, इसी की बगल में देखिए टेलीग्राम से जुड़ने का इशू वो आ रहा होगा एक। अगर नहीं आ रहा तो आप एप्लीकेशन पे अलग से होती है वो लिंक, उसमें जाके टेलीग्राम से, हम नहीं जोड़ते आपको, आप खुद जुड़ जाते हैं, आप खुद जुड़ जाते हैं, हम नहीं जोड़ते। दूसरी बात, इस टेलीग्राम पर आप रात को 8 से 10 बजे ही प्रश्न पूछ सकते हैं। इन 2 घंटों में एक अभ्यर्थी केवल 2 प्रश्न पूछ सकता है। आप कोशिश करें कि जो आपके एकेडमिक डाउट है पर्सनल ना करके, क्योंकि पर्सनल में हमारी बाध्यता नहीं है, हम देते हैं जरूर पर बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप एक पेज पे अपने डाउट लिख के, मान लिया मैंने आज आपको कुछ पढ़ाया उसकी रिलेटेड डाउट लिख के मुझे टैग करेंगे, तभी मैं आपका मैसेज देख पाऊंगी। ऐसे नहीं सारे मास्टरों को टैग कर देते हैं, भाई किसी एक का ही तो होगा वो डाउट। ठीक है, दूसरी बात, ये 2 क्वेश्चन आप पूछेंगे, इनका उत्तर हम आपको अगले दिन की क्लास से पहले दे देंगे। ठीक है, ये हमारी बाध्यता है, ये हमारी बाध्यता है। ठीक है जी। दूसरी बात बच्चे मैंने क्या बताई, यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो पहली डेमो हुई है 1 2 3 वो हमें नहीं दिख रही, वो हमें नहीं दिख रही, वो हम अभी डलवा देंगे अगर नहीं डली होगी। तीसरी बात, जो आपकी ये पीडीएफ होगी, एक तो होगी ये वाली पीडीएफ बोर्ड वाली जो मैं अभी लिख रही हूँ, ठीक है, बोर्ड वाली। एक बच्चे आपकी होगी कौन सी पीडीएफ, एक होगी आपकी व्हाइट पेज पर हैंड रिटन नोट्स आपके। उन हैंड रिटन नोट्स को कई कई बार रिवाइज करना। उन हैंड रिटन नोट्स को आप निकलवा भी सकते हो कैफे पे जाके, अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो।
ठीक है जी। तो इस तरीके की बातें हैं, इस तरीके की चीजें हैं। यहाँ पर आप लोग इन हैंड रिटन नोट्स को जा करके निकलवा लेना ताकि आपकी तैयारी और ज्यादा बेहतर होती चली जाए। ठीक है बच्चे। तीसरी बात आपकी हो सकती है कि भैया मेरा मैसेज शो हो रहा है क्या? सबके मैसेज शो हो रहे हैं, जितने बच्चे मैसेज कर रहे हैं सबके शो हो रहे हैं, बट मैं सबके नहीं पढ़ पाऊंगी। ठीक है, तो मैसेज शो वाला मैसेज ना किया करें बच्चे, है ना। जहां मुझे लगेगा कि कोई जेन्युइन कमेंट है, कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आई विल टेक, ओके, मैं जरूर लूंगी। जैसे ही मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, देखो बीच टॉपिक में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, परंतु पीडीएफ लेट वाला ओम प्रकाश जी इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा, पीडीएफ हम टाइम से दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई ये नहीं पूछेगा मेरा मैसेज दिख रहा है क्या। दूसरी बात, अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, आप बीच में अपनी गप करे जा रहे हैं, तो भाई वो टॉलरेबल नहीं होगी, क्योंकि आप एक छठे हुए बच्चे हैं, आप एक क्रीम बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, सीरियस बच्चे हैं। तो आपका उत्तरदायित्व बनता है बच्चे कि जब टॉपिक मैंने कहा कि भाई, हालांकि हर एक टीचर ये कोशिश करता है कि मैं सारे एंगल से वहां पर क्वेश्चन पूछ लूं, ऑलरेडी मैं सारे उत्तर बता दूं पहले ही, फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर बताया आपको, मैंने पढ़ा दिया पूरा, फिर मैंने पूछा भाई किसी का कोई डाउट है क्या, तो उस समय मैं यहाँ पे देखूंगी मैसेज पे, बीच में नहीं देखूंगी। एक आदमी दो जगह कैसे हो जाएगा आप बताओ? नहीं हो पाएगा ना, नहीं तो फिर आपका सिलेबस 1.5-2 साल में होगा। बताओ कैसे वाला करना है आपको? हम तो खड़े हो आपके नोट्स ये पढ़ते रहेंगे, कमेंट, हमें क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं? तो यानी कि आपके मैसेज क्या है, आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाए, ये चीज ठीक नहीं है ना, ये चीज ठीक नहीं है। रिप्लाई नमस्ते गुड मॉर्निंग का एक बार कर दिया किसी ने, ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया हमें नोट्स जब ये भी मिल गए, ये भी मिल गए, फिर भी खुद बनाने हैं क्या? बिल्कुल, मैं प्रेफर करूंगी आपको कि अगर आप खुद बनाएंगे अपने नोट्स तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में होते हैं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उन्हें वहाँ पर स्टिकी नोट लगा के लगा सकते हैं। देखो क्या करना है आपको, आज से अपनी जो कॉपी बनाओगे उस कॉपी पर लिखते समय यहाँ पर हेडिंग डाली, है ना, हेडिंग डाली और साथ के साथ ही बना लो, फिर मत लेके बैठो ने। यहाँ पर आपने लिखना शुरू करा, एक तरीके से लिखना शुरू करा। आप क्या करिए, आप जैसे ही आपका ये वाला टॉपिक छोटा सा था, मतलब ये खत्म हुआ, तो इतना स्पेस छोड़ दो वहां पे, इतना स्पेस छोड़ दो। खास तौर पर कुछ ऐसे विषय जैसे इकोनॉमी, भाई वहां पर तो एड ऑन होंगी चीजें। वहां पर मान लिया मैं अभी आपको बेस ईयर पढ़ा रही थी, है ना, उस दिन तो कुछ बच्चे कह रहे हैं 22-23 हो गया, अभी हुआ नहीं, रिकमेंडेशन है, कमेटी के पास पहुंचा है, अभी बना नहीं। तो जैसे हमने अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2011-12 है, हमने यहाँ लिखा हुआ है 2015 में बदला था, है ना। अब आपने, यदि मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपने यदि इस पेज पे ये इतनी जगह छोड़ी हुई है, तो आप जब ये बनेगा तो आप यहाँ लिख लेना, अपना ऐड कर लेना, ऐड कर लेना। नहीं तो इस तरीके के स्टिकी नोट्स आते हैं, है ना, ऐसे ऐसे नोट्स ये आते हैं, ये इस टाइप की आप ले सकते हैं, ये इस टाइप का आप ले सकते हैं, ये इस टाइप का, है ना। तो इस टाइप के नोट्स ये ले सकते हैं, इस टाइप की, है ना, स्टिकी नोट्स बोलते हैं इनको। आप इन्हें एज इट इज अपनी कॉपी पे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो ऐसे, है ना, ये वाली बात है। ठीक है, अब आपकी सभी चीज़ों को आई थिंक शांत कर दिया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। उस दिन मैं जो बेस ईयर का आपको बता रही थी, बेस ईयर, कितने बच्चों को क्लियर हो गई ये बात कि भाई बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर के क्या फायदे हैं, ये क्या होता है, ये चीज़ समझे या नहीं? अगर किसी को कोई दिक्कत है ना, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझाते हुए चलूंगी। ठीक है जी, बताएं बेस ईयर से संबंधित कोई दिक्कत आपकी है क्या? नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा कुछ, तो आप भी अपनी कॉपी में नोट करते चलो। फिर कोई चीज़ ऐसी है जैसे मैंने ओरली बता दी, ओरली मेरे याद आ गई कहीं से, मान लिया मैं पढ़ा यहाँ रही थी और मुझे एनी बेसेंट की याद आ गई, मैंने एजुकेशन रिफॉर्म में बता दिया एनी बेसेंट, ठीक है, मेरे को याद आ गया अचानक से, तो आपने क्या करना है, एनी बेसेंट ऐसा स्टार लगा के लिख लेना है, क्योंकि वो काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। ठीक है, कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई भी अध्यापक ओरली बता दे, फैक्चुअल चीज बता दे, तो आप उसे लिख लिया करो। ठीक है, आप उसे क्या कर लिया करो, लिख लिया करो, क्योंकि वो काम की बात हो सकती है ना। ठीक है बच्चे, हाँ जी, बेस ईयर समझ में आ रहा? बेस ईयर एक बार और बता दूं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो बेस ईयर, क्योंकि इसलिए दोबारा बताना चाहती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज। बेस ईयर यानी आधार वर्ष। देखो बच्चे बात क्या होती है, जब हम बात करें, यहाँ मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, वहां मैं उस दिन यूट्यूब पे दे नहीं पाई थी। ठीक है, यहाँ पर देखें, एक मैंने कहा आधार वर्ष, आधार वर्ष यानी कि ये कोई पिछला वर्ष होगा। ये तो आपकी बात समझ में आ गई कि भैया ये कोई पिछला वर्ष होगा, है ना। पिछला वर्ष यानी हम उस चीज को आधार मान रहे हैं, है ना, हम उस चीज को बेस मान के चल रहे हैं। मान लिया कोई वर्ष है, कोई, है ना, कोई कॉमन वर्ष है, ये कोई साधारण साल है, कोई साधारण साल है। अभी जैसे कौन है,
साधारण साल लिखने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई होगी, कोई ऐसी आपदा नहीं आई होगी जिसके कारण किसी भी कारण से आपूर्ति कम रही हो, है ना। आपूर्ति किसकी, वस्तुओं की आपूर्ति यदि कम रहेगी और मांग अधिक रहेगी तो मैंने आपको लॉ ऑफ मार्केट बताया है, बाजार का नियम बताया है कि बाजार का नियम यहाँ बच्चे क्या कर देगा, बाजार का नियम यहाँ पर जो मूल्य होंगे उनको बढ़ा देगा। यही है, आपूर्ति यदि कम होगी मांग अधिक होगी, अधिक या जितनी थी पहले उतनी ही होगी, है ना, उतनी ही होगी। तो यहाँ पर आप देखिए बाजार का नियम ये कहता है कि यदि किसी, बाजार का नियम क्या है, रूल ऑफ लॉ ये है कि यदि किसी वस्तु की आपूर्ति यानी सप्लाई कम हो जाए, इसका उदाहरण समझेंगे आप लोग। मैंने कहा कि भाई 10 पेन बने मार्केट के अंदर, ठीक है जी, और इन 10 पेन को जो है 10 ही लोग डिमांड कर रहे थे इससे पहले। अब क्या हुआ, ये था एक पेन 10 रुपए का, ठीक है जी, 10 पेन बने, 10 डिमांड कर रहे थे, 10 ही जो है रुपए का ये था। अब क्या हुआ, अचानक से सब लिखने पढ़ने लगे, सबने प्रतिज्ञा बैच ले लिया, ठीक है, तो सबने कहा कि भैया मुझे जो है पेन चाहिए क्योंकि मुझे नोट्स बनाने हैं। तो पेन जो है आज भी 10 ही है, रातों रात तो बन नहीं गए। और जो प्रतिज्ञा बैच लिया तो उन्होंने 1000 बच्चों ने इसकी डिमांड कर दी, यानी 1000 लोगों ने इसको मांग लिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो पेन कंपनी का मालिक है, पेन कंपनी का मालिक कहेगा अरे वाह बहुत मजा आ गया भाई, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब लोग खड़े थे 10-10 रुपए लेके, क्योंकि माइंडसेट वही था पहले वाला। तो इस आदमी ने सोचा कि इसमें से मैं कुछ लोगों को एलिमिनेट करता हूँ, हटा देता हूँ। एलिमिनेट कैसे करेगा, ऐसे तो नहीं है धक्का मार के भगा देगा, ग्राहक ही ईश्वर का रूप होते हैं ऐसा कहते वो तो है ना। तो इसने कहा भैया आज से 10 रुपए का नहीं रहा पेन, ये आज से जो है 20 रुपए का हो गया। अब 20 रुपए का जब हुआ तो इन 1000 में से सिर्फ 100 लोग रह गए, मान लिया 100 लोग रह गए। तो ये कह रहा है कि अरे वाह अभी भी इन 10 पेनों के अगेंस्ट 100 लोग डिमांड कर रहे हैं, वाह बहुत मजा आ गया मुझे तो इसने कहा कि अब 20 का भी नहीं है, मैं तो इसे 50 का बेचूंगा। अब यहाँ पर जो है इस 50 का जब हुआ तो फिर भी 20 लोग रह गए डिमांड करने। अब ये आदमी कहने लगा अरे भाई तुम हटो सबके सब, मैं तो 100 का बेचूंगा। जब 100 का बेचने की बारी आई तो केवल 10 लोग रह गए, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, आवश्यकता ने क्या कहा, आवश्यकता ने कहा कि भैया हमें आवश्यकता है और हमारे पास पैसे भी हैं खूब सारे, तो इस करके हम क्या करें, उस जो भी वो रेट करते जा रहा है हमें कोई फर्क नहीं है, हम तो उस पर भी खरीद लेंगे चीजों को, तो आप दे दो भैया, ठीक है। तो दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक बात समझेंगे कि मैंने जो आधार वर्ष बताया वो आधार वर्ष मैंने बताया है स्थिर मूल्य पे, ध्यान देंगे। आधार वर्ष मैंने कहा, आधार वर्ष मान लिया 2011-12 है, 2011-12 आधार वर्ष है। अभी यहाँ पर देखेंगे यदि मैं आज की बात करूं, वर्ष 2023-24 की मैंने बात करी, तो मैंने कहा कि इस वर्ष यानी 2011-12 में हमारे देश के अंदर जो गेहूं का उत्पादन हुआ था वो हुआ था 100 किलो, और 1 किलो गेहूं जो है 20 रुपए किलो बिक रहा था। तो कितना हो गया, जोड़ के बताइए जल्दी। यहाँ पर मैंने कहा चावल जो था हमारे देश के अंदर 50 किलो हुआ था और 50 रुपए किलो ही बिक रहा था। फिर मैंने कहा हमारे देश के अंदर इस वर्ष में पेन बने थे 10 और एक पेन जो है 10 रुपए का बिक रहा था। मैंने कहा हमारे यहाँ मोबाइल फोन 2011 में बने थे 10 और एक मोबाइल फोन जो है 500 का बिक, 1000 का बेच लो, 1000 का बिक रहा था। इस तरीके से मैंने पूरी कमोडिटीज को निकाल दिया 2011-12 के अंदर, ठीक है जी। सिर्फ बातों को समझते चलेंगे, आपस में बातें करके आप लोग है ना कुछ हासिल कर नहीं पाओगे दरअसल, है ना बच्चे। तो देखो अब मुझे बताओ कि ये कितने का बिका, ये बिका भैया 100 इंटू 2 यानी कि 200, और ये बिका 2000 का, ठीक है जी। 2000 के तो गेहूं बिके थे, है ना। मॉनेटरी वैल्यू क्या है, मौद्रिक मान, मौद्रिक मान है ना, उस दिन बताया था मौद्रिक मान यानी कि जो मॉनेटरी हो, जो पैसों में दिखाई दे। 2000 रुपए का, ठीक है जी, 2000 रुपए का। चावल 5×5 = 25 तो यानी 2500 रुपए का। यहाँ पर 10 इंटू ये हो गया 100 रुपए का, और 1000 इंटू 10 तो यानी कि 10,000 रुपए का। तो जब हमसे किसी ने पूछा कि इस साल आपके देश के अंदर टोटल कितने का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है जी, हमने कहा कि टोटल कितने का प्रोडक्शन हुआ है ये बताना। तो 10,000 2 12 2 14, 14 और 600, 14,600 रुपए का प्रोडक्शन। भाई देख लेना एक बार कैलकुलेशन। तो मैंने कहा टोटल हमारे देश में और भी बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, पर
है ना। पर यहाँ पर क्या है कि हमने सिर्फ इतना ही जोड़ा है, सबको जोड़ते बैठेंगे तो हमारा तो हो गया फिर। अब यहाँ पर मैंने कहा 2023 में बताओ जी, तो मुझे किसी ने आंकड़े बताए कि अरे इस साल तो ना पिछली बार बहुत ओले पड़ गए थे, तो गेहूं तो इस बार खराब हो गया मान लिया। तो फिर बताया कि गेहूं खराब हो गया तो इसलिए 50 किलो गेहूं उत्पन्न ही हुआ है केवल। और बताया कि 100 रुपए किलो हो गया इस बार तो गेहूं, 100 रुपए किलो हो गया भैया, चलो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, 50 रुपए किलो हो गया। 50 किलो गेहूं 50 रुपए किलो बिका, यानी कि 2500 रुपए का गेहूं बिक गया। फिर किसी ने मुझे बताया कि चावल तो इस बार 30 ही किलो पैदा हुआ है और 1 किलो चावल की कीमत जो थी इस बार 100 रुपए थी, यानी कि चावल की कीमत हो गई 3000 रुपए। फिर बताया कि पेन तो जो इस बार जो बड़ा दिक्कत चली क्योंकि कोरोना के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, बंद हो गई वगैरह वगैरह, 5 ही पेन बन पाए हैं और एक पेन की कीमत थी 50 रुपए, यानी कि 250 रुपए के पेन प्रोड्यूस हो गए हैं। फिर किसी ने मुझे बताया कि मोबाइल फोन तो इस बार जो है 12 बने और यहाँ पर एक मोबाइल फोन की जो कीमत थी वो हो गई जी 2000 रुपए। ठीक है जी, 2000 रुपए, बच्चे समझते हुए चलेंगे, 12 दूनी, अब ये हो गया जी आपका 2400, तो कितना, दो 20 24 हजार है ना, देखना भाई ठीक है क्या बात कहानी। तो 24 और 3 27 और 2 29, 29 750, देखना भाई एक बार देख लेना भाई, ये सही जोड़ दिया क्या मैंने, ठीक है देख लेना भाई एक बार मैंने सही जोड़ दिया क्या ये सारी बातें। अब यहाँ पर बच्चे एक बात देखेंगे आप लोग कैसे बात करेंगे कि आधार वर्ष जिसके अंदर अगर मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आधार वर्ष के अंदर यहां ज्यादा उत्पादकता हुई थी कि नहीं, ज्यादा उत्पादकता हुई थी, और यहां पर कम ये आ रहा है, यहां पर क्या है बच्चे, यहां पर कम उत्पादकता हुई है, कम उत्पादकता हुई है। और कम उत्पादकता होने के बावजूद भी ये जो अमाउंट है इज ग्रेटर देन दिस, इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है जी ओके। अब आप एक बात बताइए मुझे कि अब हमारी क्या समझ में आया, अब हमारे देश के जो भी मुखिया होंगे मान ले, उन्होंने कहा अरे वाह बड़ा मजा आया इस बार, तो हम तो बहुत पैसा पा गए, मतलब 29750, मतलब वी आर ग्रोइंग, बट इन द रियल सेंस आप मुझे बताएं कि क्या ये सही है, ये रियल सेंस इसकी ये है, रोंग है भाई, कहाँ रोंग हो गया, ऐसा ना करो, एक बार बताना भाई ठीक से, मेरे हिसाब से तो सही जोड़ा है मैंने, कौन गणितज्ञ है, चलो मतलब समझ लो ना तुम, रोंग हो भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 × 50 जी भाई हमारे हिसाब से भी सही है और कैलकुलेटर के हिसाब से भी सही है, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि अगर वो ये कहें कि वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, अगर कोई ये कहे कि इस साल यानी 23-24 में हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से दौड़ रही है, बहुत बढ़िया बढ़ रही है, तो क्या ये चीज ठीक होगी, तो मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी जीडीपी ने इसलिए ग्रो नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए इसलिए इसको जीडीपी ने ग्रो नहीं किया है, यहाँ पर ये महंगाई की वजह से ग्रोइंग दिख रही है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मांग एवं आपूर्ति, ध्यान देंगे, मांग एवं आपूर्ति का जो सिस्टम गड़बड़ाया, मांग एवं आपूर्ति का जो सिस्टम था वो क्या हुआ, वो विफल रह गया, वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर यह अधिक दिख रहा है, यह अधिक है नहीं। अगर हम प्रोडक्शन के लेवल पर जाएं तो दिस इज वेरी वर्स्ट सिचुएशन, ये क्या है, ये वर्स्ट सिचुएशन है। तो इसलिए बच्चे ध्यान देंगे कि इसलिए जो आधार वर्ष पर जीडीपी निकाली जाती है, इसको लिख लेंगे, आधार वर्ष पर जब जीडीपी की कैलकुलेशन होती है, जीडीपी की गणना होती है, तो उसे वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी, और जीडीपी क्या है अभी फुल फॉर्म भी बता दूंगी, कहते हैं
और जब जब वर्तमान या चालू वर्ष पर जब चालू मूल्यों मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे, चालू मूल्य यानी कि करंट प्राइस, ठीक है, पर जीडीपी की गणना होगी तो उसे नॉमिनल जीडीपी या नाम मात्र की जीडीपी कहा जाता है। तो कौन सी जीडीपी अच्छी है बताएं, कौन सी कैलकुलेशन अच्छी है, कौन सी जीडीपी अच्छी है? ये वाली जीडीपी अच्छी है, ये किसी देश के अंदर होने वाले रियल प्रोडक्शन को दिखाती है, इसलिए आधार वर्ष जो है बदला जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए आधार वर्ष रखा जाता है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट एज द रियल सेंस, राइट। अब आधार वर्ष बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए आप देखें। आधार वर्ष घोषणा हेतु क्या होना चाहिए आप बताएं मुझे। अब आप ये बताइए, यह एक सामान्य वर्ष होना चाहिए, यह एक सामान्य वर्ष हो, ठीक है जी। ये कैसा वर्ष हो, ये एक सामान्य वर्ष हो। यहां पर लिखेंगे इसमें किसी प्राकृतिक आपदा ने बड़े स्तर पर नकारात्मक प्रभाव न डाला हो। यहीं पर लिखेंगे किसी प्रकार का कोई पैंडेमिक या बड़े क्षेत्र में किसी बीमारी कोई पैंडेमिक या बड़े क्षेत्र में किसी बीमारी ने प्रसार न किया हो। मतलब यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा कुछ, जैसे कोरोना में क्या हुआ, कोरोना वाज अ पैंडेमिक जिसने एक बड़े क्षेत्र के अंदर, बड़े क्षेत्र मतलब भैया पूरे देश के अंदर, देश छोड़ो दुनिया के अंदर हाहाकार मच गई। उससे हुआ क्या, उससे तमाम तरीके की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वो बंद करनी पड़ी। एक खेती को छोड़कर बाकी इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर सब बंद हो गया। अब बंद होने से क्या हुआ कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कम होगा। कम होने से जो ऑलरेडी बने हुए सामान हैं उनके लिए तो ऑलरेडी मांग है मार्केट के अंदर, अब नया सामान बन नहीं पाएगा तो पुराना सामान कम पड़ जाएगा। अब पुराना सामान कम पड़ जाने से उसकी जो इक्विलिब्रियम है डिमांड एंड सप्लाई की, दैट विल नेगेटिवली इफेक्ट, वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। बच्चे इंग्लिश से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है? जो इंग्लिश के शब्द में बीच बीच में लिख या बोल दे रहे हैं उनसे कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बंद कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसा कोई भी वर्ष जिसमें ये सब ना हुए, और भी आप अपने मन से सोच सकते हैं अगर आपको एमसीक्यू में आए। देखिए ध्यान देना, मैं आपको आज डे 1 में ही बताते चल रही हूँ, डे 1 है मेरे लिए ये, मैं बताते चल रही हूँ कि जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी उससे अक्षर से मतलब समझते हैं, एक एक अक्षर पेपर में आ जाए, मैं ऐसा दावा आपसे नहीं करूंगी, ठीक है, कि मैं जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसी से सब मिल जाएगा प्री मेन सब में, ठीक है? ओके, समझ रहे
मैंने क्या बताया, ये मैंने जितना पढ़ाया केवल वही पढ़ के जाना, उसी से सारा पेपर वो छाप के दे देंगे तुम्हें, प्री हो चाहे मीन्स, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ। ठीक है, ये आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दिस इज वेरी अनएक्सेप्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल। हाँ, मैं आपको ऐसा बना दूंगी कि आप वहां पर जितने क्वेश्चन, मान लिया आपको वहां पर 25 क्वेश्चन आ गए इकोनॉमी से, तो आप वहां पर एक ठीक स्कोर करने लायक रह जाओगे इन 25 क्वेश्चन से। बाकी आप कितना रिवाइज करते हैं, रिमेमोराइज करते हैं, कितना चीजों को हर एंगल से देखते हैं, है ना, वो आप करेंगे। मैं उसमें मदद करूंगी कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे मॉक लगाना है, कैसे लिखना है, ये सब में मदद मैं करूंगी। कहाँ से क्या आपको पढ़ लेना है, एक्स्ट्रा कोई रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगी, वो सब चीजें मैं बता दूंगी। ठीक है, मैं आपको किसी झूठे उसमें नहीं रखना चाहती हूँ, दिलाशे में कि बस ये गुरु मंत्र है, इसको रट लो, कोई इंजेक्शन लगवा लो मेरे से, है ना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ओके, ठीक है बच्चे, ओके। बुक बता दो, 5-10 किताबें मैं अगर कैमरे का एंगल में अपनी लाइब्रेरी की साइड घुमा दूं तो अभी तुम जो है पहले ही दिन बेहोशी की हालत में चले जाओगे कि अच्छा इतनी किताब। देयर आर नो सिंगल बुक ऑफ द इकोनॉमी। मैं बहुत फ्रैंक हूँ, समझ रहे, मैं झूठे उसमें नहीं रखना चाहती। कोई एक किताब नहीं है कि घोल के उसे जो है ले लो, एकदम से टैबलेट उसका बना लो। ठीक, ठीक, चलो अब अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ष, तो अभी कौन सा वर्ष है बच्चे, अभी वर्ष 2015 में, वर्ष 2015 में 2011-12 को आधार वर्ष बनाया गया था, बनाया गया था। ठीक है जी, अब यह आपका जो है नॉर्मल दिनों में अगर मैं बात करूं, है ना, मैं अगर नॉर्मल दिनों में बात करूं तो ये आपका जो है अब बदल जाना चाहिए था 21 में, बट आप बताएं कि वो तो पेंडेमिक वाला ईयर था, है ना, तो अब इसके लिए विचार मंथन चला गया है। ठीक है, चला गया है कमेटी के पास। अब 22 बनाएंगे कि 23 बनाएंगे कि 21 बनाएंगे, वो हम आपको बता देंगे। मैं जितना पढ़ाऊंगी वो इनफ होगा, बट उसको हर एंगल से हमें पढ़ना होगा। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं बच्चे जीडीपी का कॉन्सेप्ट। क्या समझते हैं, आपको धीरे धीरे चलना है कि कोर्स जल्दी से पूरा करना है, ये और बताते जाना। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा शब्द समझ में नहीं आता बताएं। ग्रोस माने सकल, सकल। अब सकल बच्चे को यही नहीं पता कि किसकी सकल, मेरी सकल, किसकी सकल, ये वो वाली शक्ल नहीं है, वो शक्ल होती है, ये सकल है। सकल माने टोटल। ठीक है जी, तो एक बच्ची ने मुझे अच्छा सजेशन दिया था कि मैं आम भाषा में बोली जाने वाली बातें आपको बताते चला करूं। ठीक है, अगर वो क्लास में है तो बताए। सकल मीन्स बच्चे टोटल, डोमेस्टिक माने घरेलू, है ना, और प्रोडक्ट माने उत्पाद। ठीक है जी, ये क्या हुआ जी, सकल घरेलू उत्पाद। भाई मेरे विषय को, इसे इकोनॉमी को ये मत कहना कि ये बोर लगता है, ये हमें बोर करता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं कहेगा। अब यहाँ पर देखो, टोटल ऐसा बन जाना कि इसके बाद आपको पढ़ना ना पड़े, मतलब रिवाइज करो आप। जीडीपी यानी टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर, कितना प्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर हर एक सेगमेंट से, चाहे वो कृषि से हो, उद्योगों से हो, तमाम दुनिया से हो, कितना हुआ है, उस टोटल प्रोडक्शन को, उस टोटल प्रोडक्शन को हम कहते हैं यहाँ पर, उस टोटल प्रोडक्शन को हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, उस टोटल प्रोडक्शन को हम कहते हैं जीडीपी। ओके, अब देखो यहां पर ये जो डी है, इस डी का बड़ा महत्व है जी, इस डी का बड़ा महत्व है। ये तो आपको पता है, टोटल माने जितना हुआ 1 2 3 4 5 10 15 20 50 जो भी क्विंटल गेहूं हुए, दैट विल कैलकुलेट इन द जीडीपी। प्रोडक्ट यानी जो भी उत्पादन हुआ, चाहे जूता बना, चाहे चप्पल बनी, चाहे जो है मोबाइल बना, कैमरा बना, जो भी, उसका एक मॉनेटरी वैल्यू मापना है। मतलब जीडीपी में सारी चीजें नहीं आती। अब आप ये भी देखेंगे, क्यों, क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, मैंने कहा जितना देश के अंदर उत्पादन हुआ गेहूं, अब हमारे पिताजी तो नहीं गए कभी सरकार को बताने कि हमारे यहाँ इतने गेहूं पैदा हुए, हम तो खुद ही खा जाते हैं उन गेहूं को, क्योंकि हम उतने ही बोते हैं जितनी जरूरत है। 2 4 10 50 क्विंटल हो गए सरप्लस में, वो बेच दिया, उसका पैसा अंकल जी हमें कैश दे गए, सरकार को पता ही नहीं चला, हमने लेवी में नहीं बेचा उसको,
समझ रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, बस डेफिनेशन रटना नहीं है, समझना है ना। मेरे पिताजी किसान हैं, आप भी घरों में खेती होते हुए देखते हो खेतों में, तो उसको कोरिलेट करो, ठीक है जी। तो अब जैसे मैं वर्किंग हूँ, तो मैं अपनी सैलरी अकाउंट्स में मंगाती हूँ, मेरे बैंक खाते में, जिसका मैं एक प्रॉपर आईटीआर भरती हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर टैक्स भरती हूँ, इनकम टैक्स। उस इनकम टैक्स के द्वारा सरकार को पता है कि मेरी कितनी सैलरी, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है, मैं नहीं छिपाती। छिपाने वाला क्या होता है, जो कर चोरी कर रहा होता है, उसको कहते हैं इन्वेजन। देखो मैंने एक शब्द बताया अभी आपको, इन्वेजन, देख लेना, बाद में जब टैक्स पढ़ेंगे वहां पे पढ़ लेंगे इसको, इन्वेजन। अभी के लिए लिख लो, कर अपवंचन। कर अपवंचन कैसा सा शब्द है भाई, बिल्कुल देसी भाषा में लिख लो, कर का चोर, टैक्स को चोरी करने वाला, टैक्स की चोरी, है ना। ये कौन होते हैं, ये होते हैं जो अपनी इनकम को छिपा लेते हैं, ठीक है। अब बताओ, मैंने कहा कुल घरेलू उत्पाद, यानी देश के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ दैट विल कैलकुलेट एज अ जीडीपी, बट हमारे पिताजी तो बताते नहीं कितना हुआ। जो हमने अपने घर में गाय पाल रखी है, उस गाय जो हमें दूध देती है, उसका सारा दूध हम अपने घर में ही कंजम्पशन कर जाते हैं, ठीक है, ओके। तो उसका उसका जो कंजम्पशन है, उसको तो हम बताने नहीं गए किसी को कि ये 2 लीटर दूध देती है कि 50 लीटर देती है। तो कैसे पता चला सरकार को, तो सारा कहाँ जुड़ गया, नहीं जुड़ा ना। सोचोगे तो बड़ा दया सी आएगी फिर, समझ रहे हो, ओके। अब यहां पर देखिए, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष, जैसे ही मैंने कहा वित्तीय वर्ष, इसका अर्थ बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर। अंग्रेजी में इसे लिख लेंगे फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। ये आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 31 मार्च से तक चलता है, ठीक है। ये लोग हैप्पी न्यू ईयर वहां पर कर रहे हैं। नोट्स ये जो बनवा रही हूँ बच्चे, इसी को नोट्स कहते हैं, है ना, इसे बना लो। मैंने कहा एक वित्तीय वर्ष, आम भाषा में लिखवाऊं या किताबी भाषा में, तो मेरे हिसाब से आम भाषा में लिखवाना में ज्यादा सही है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश किसी देश किसी देश के किसी देश के किसी देश की घरेलू सीमा, यानी डोमेस्टिक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर होने वाले कुल उत्पादन के मौद्रिक मान को मौद्रिक मान यानी मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बोर तो नहीं हुए, हाँ जी, बोर तो नहीं हुए। मैंने क्या बताया, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल कहा कि रॉ मटेरियल को तो नहीं गिनते। बच्चे मैंने क्या बताया आपको, कुल उत्पादन यहां पर आप फाइनल लिख लीजिए। कुल उत्पादन में फाइनल या अंतिम उत्पादन, फाइनल या अंतिम किसे कहा जाता है। यानी हमारे पास में 2 तरीके के उत्पादन है ना, हमारे पास में 2 तरीके के उत्पादन है, ठीक है। एक तो है भाई कच्चा माल बनना, कच्चा माल,
और दूसरा उस माल से फिर तैयार माल, तो रिपीटेशन हो जाती है। तो मैंने क्या बताया शुरू में, मैंने कहा कि जो जीडीपी है वो कभी एक्यूरेसी के साथ में नहीं आ पाती, उसकी कई लिमिटेशंस हैं, उसकी कई सीमाएं हैं। मैं आपको बताऊंगी अगली क्लासेस के अंदर क्या सीमाएं हैं। सीमाएं बच्चे कुछ इस प्रकार से हैं कि सारी चीजें कहाँ गिन लोगे, कहाँ प्रोडक्शन गिन लोगे, दूसरी चीज कहीं कहीं जगह रिपीटेशन हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है आपको कि किसी देश के अंदर जो घरेलू सीमा है, घरेलू सीमा मैंने आपको परसों क्लास में बताया था। जो बालक ये कह रहे हैं कि भैया हम तो बहुत डर गए, घबरा गए, हमारी क्लासें छूट गई, कोई नहीं छूटी तुम्हारी क्लासें। एक क्लास छूटने से कोई तुम्हारा करियर बर्बाद नहीं हो जाने का। अब जाके उन्हें देख लेना क्लासों को, यहाँ से कंटिन्यू कर दो। अभी यदि छोड़ने की हैबिट अपने अंदर डाली, साल भर डाले रहोगे और कभी नहीं सुधर पाओगे फिर, है ना। डेली क्लास करो, चाहे तुम्हारे घर में शादी है, ब्याह है, कल को करो बैठ के क्लास, कम इंजॉय कर लो। ये सब हमेशा होते रहेगा, संडे मंडे ये हमेशा चलते रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। सृष्टि है, संसार है, मनुष्य है, सब चल रहा है। तुम्हारे उस अटेंड करने से, उसमें घुल मिल जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम अपना काम, क्या प्रायोरिटी है, साल भर 1.5 साल जो देना है दो इसको, उसके बाद जो करना है करो। ज्यादा देर मत लगाना कि 10 साल तक यूपीएससी कर रहे हो बैठे बैठे, मत करना ऐसा, ठीक है। 2-3 साल दे के देखो, अगर तुम्हें लगता है मुझे पोटेंशियल है, मैं पेपर क्वालिफाई कर पा रहा हूँ या रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं यहाँ पे कि सोच ही नहीं पाते फिर 10 साल के बाद क्या स्किल एक्वायर करोगे। 20 साल के हो गए ग्रेजुएट बनते बनते, 10 साल यूपीएससी दे रहे हो, 30 साल के हो गए, अब क्या स्किल एक्वायर करोगे, अब दूसरा क्या पकड़ोगे काम, नहीं। तो 2-3 साल अपना पूरा लगा दो, उसे उसमें मत कोताही बरतो, उसे पूरा लगाओ, उसमें आधा इधर क्यों करना है ना, बढ़िया से। तो बच्चे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमने जो ये डोमेस्टिक बाउंड्री देखी, आपका होमवर्क आज यही है कि आपको ये देखना है कि डोमेस्टिक का मतलब क्या। मैंने बताया था अंतरिक्ष में भी डोमेस्टिक है, समुद्र में भी डोमेस्टिक है ना, समझ रहे हैं। ओके, करो सारे ब्याह शादी सब अटेंड करो, बट बैलेंस बना के, वो मैं कह रही हूँ भाई, मत करो ऐसा, थोड़ी कह रही हूँ। यहाँ पर डोमेस्टिक बाउंड्री देखनी है। दूसरा, जीडीपी के अंदर बच्चे होता क्या है, मैंने कहा इस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, अब इस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर हमारे देश के लोग भी उत्पादन कर रहे हैं, प्लस जो बाहरी लोग यहाँ रह रहे हैं। बाहरी लोग कौन रह रहे हैं, जैसे जो फॉरेनर कंपनी है, जो फॉरेन की कंपनी है, जो विदेश की कंपनी है, वो लोग भी यहाँ पर रह करके उत्पादन कर रहे हैं। तो उस पैसे को भी हम जीडीपी के अंदर जोड़ेंगे, उस पैसे को भी हम जीडीपी के अंदर बच्चे जोड़ेंगे, ठीक है जी। ओके, चलो खैर इसको हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। और अब मैं कमेंट वगैरह पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगी, है ना। क्लास के एंड में हम जरूर कमेंट देख लिया करेंगे या क्लास के स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है और बातचीत तो चलती रहेंगी हमेशा गूगल मीट आदि पे, है ना। तो बच्चे अब लेते हैं विदा, कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम, ठीक है। और कमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दिया करो, अगर कोई तकनीकी अव्यवस्था वगैरह है उसके लिए कमेंट जरूर कर सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही उसके लिए कमेंट जरूर कर सकते हो, बट 24 घंटे कमेंट करते रहना, है ना, तो वो भी चीज़ सही नहीं है, कब पढ़ोगे, है ना, ये सब तो उलझाव की बातें हैं, ठीक है जी। तो इसको भी कल यहीं से शुरू करेंगे, जीडीपी से ही, जीएनपी में इसका अंतर समझेंगे, एनडीपी में समझेंगे, जीडीपी में जीडीपी को कैसे जो है एनडीपी बताते हैं, एनएनपी क्या है, वो सारी चीज़ें हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप सभी बालकों का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि आपको यूट्यूब पर आना है तो आप आ सकते हैं, अभी 4 बजे एक क्लास है मेरी मेंस की। आप सभी बालकों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, ठीक है। एक क्लास के अंदर आप जज नहीं कर पाएंगे बच्चे किसी को भी, है ना, आज काफ़ी कम समय में हमने पढ़ा इसलिए, ठीक है जी।